The use of manure improves soil texture as well as its water retaining capacity. देखिए, खाद के प्रयोग से मिट्टी की जो टेक्सचर है, मिट्टी की जो बनावट है, गठन है, इसमें इम्प्रूव्स आती है, इसमें सुधार आती है। एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, और साथ ही साथ मिट्टी में पानी धारण करने की जो क्षमता होती है, इसमें भी सुधार आती है। मतलब कह सकते हैं खाद के प्रयोग से, मैन्यूर के प्रयोग से मिट्टी की टेक्सचर में भी सुधार आती है और साथ ही साथ उसमें पानी धारण करने में भी। इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट। खाद के प्रयोग से क्या होता है, मिट्टी में न्यूट्रिएंट जो पोषक होती है, जो घट गई थी, वो पूरी हो जाती है। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। एक अन्य तरीका भी है जिसमें मिट्टी में न्यूट्रिएंट की रिप्लेनिश की जाती है। न्यूट्रिएंट कमी हो गई है तो उसकी पूरी की जाती है। तो वो कौन सा तरीका है ना, उसका नाम है क्रॉप रोटेशन। इसमें क्या होता है, देखिए, दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, खेत में फसल को बदल बदल के लगाया जाता है, मतलब अलग अलग प्रकार के फसल को लगाया जाता है। अगर हम एक ही प्रकार के फसल को बार बार लगाएंगे, जैसे अभी कांटे फिर वही फसल लगाएंगे, फिर वही फसल लगाएंगे, तो इसमें क्या होगी कि मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट की जो होती है वो कमी हो जाती है। तो न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करने के लिए एक सिंपल सा तरीका क्या है, अगर हम क्रॉप को बदल बदल कर लगाते हैं, फसल के प्रकार को डिफरेंट डिफरेंट जो फसल है उसको लगाएंगे, तो हमारा न्यूट्रिएंट की कमी पूरी हो जाती है, मतलब रिप्लेनिश हो जाती है न्यूट्रिएंट। अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्दर्न इंडिया यूज्ड टू ग्रो लेगुम्स एज फॉडर इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन। पहले क्या होता था, पहले के किसान जो उत्तर भारत में जो होते थे, वो लेगुम्स उगाते थे, यानी कि दाल वाले पौधे को उगाते थे चारा के रूप में, फॉडर के रूप में, एक सीजन में। उसके बाद गेहूं को अगले सीजन में लगाते थे। दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विथ नाइट्रोजन। ऐसा करने से क्या होता था कि उनके खेतों में, उनके जो मिट्टी जो थी खेत की, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा जो पहले घट गई थी वो पूरी हो जाती थी। किसके कारण ना, ये लेगुम्स के जो पौधे लगा देते थे, इस वजह से। फार्मर्स ऑल्सो बीइंग इनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। आज किसान इन चीज़ों पर प्रोत्साहन दे रहा है कि इन सारे प्रैक्टिस को अपनाएं, है ना। तो फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज, मतलब किसानों को आज प्रोत्साहन की जा रही है कि वो इस प्रकार के प्रैक्टिस को अपनाएं। इन द प्रीवियस क्लासेस, देखिए अगर हम पिछले क्लासेस में बात करें तो यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया। अगर आप पिछले क्लास में वापस अगर ध्यान दें तो आप पाएंगे कि आपने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़े हैं। दीज आर प्रेजेंट इन द नोडुल्स ऑफ द रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट। राइजोबियम बैक्टीरिया जो होती है वो लेगुमिनस प्लांट्स के रूट में जो पाए जाने वाले जो नोड्स होते हैं, नोडुल्स होते हैं, उसी में पाए जाते हैं। तो इनका क्या काम है राइजोबियम बैक्टीरिया का, तो देखिएगा, दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है, इनको वो फिक्स करता है, इसीलिए इसको कभी कभी हम लोग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी कह के पुकारते हैं। अब हम लोग फर्टिलाइज़र और मैन्योर में क्या डिफरेंस है वो समझेंगे। तो देखिए, फर्टिलाइजर्स इज ए मैन मेड इनऑर्गेनिक साल्ट। फर्टिलाइज़र जो होता है वो मानव निर्मित होती है, और ये क्या है न, इनऑर्गेनिक साल्ट है, अजैविक लवण है। मगर मैन्योर जो होती है, मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस, ये एक प्राकृतिक सब्सटेंस है, ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज। इसमें क्या होता है कि जो पशुओं के जो गोबर होते हैं या पौधे की जो सेंस जो होती है, जब वो डिकम्पोज होता है, सड़ता गलता है, तब जाके मेरा
मैनूर प्राप्त होता है। मगर फर्टिलाइज़र क्या था? फर्टिलाइज़र को मनुष्य बनाता है, ये मैन मेड है और यह एक इनऑर्गेनिक साल्ट है। दूसरे डिफरेंस में अगर देखिए तो देखिए, फर्टिलाइज़र इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइज़र को फैक्ट्रियों में बनाई जाती है, वहाँ पर तैयार किया जाता है। मगर मैनूर में क्या होता है कि मैनूर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। मैनूर को खेतों में प्रिपेयर किया जाता है, उसे तैयार किया जाता है। फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करें तो ये मिट्टी में किसी प्रकार की ह्यूमस प्रदान नहीं करती हैं। मगर रही बात मैन्योर की, तो मैन्योर प्रोवाइड्स ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। ये मिट्टी को बहुत अधिक ह्यूमस प्रदान करती हैं। अगर इसके और डिफरेंस में आए तो देखिए क्या पाते हैं, फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट। फर्टिलाइजर में बहुत अधिक मात्रा में पौधे की न्यूट्रिएंट पाई जाती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम बहुत अधिक मात्रा में फर्टिलाइजर में होती है, जो पौधे का न्यूट्रिएंट के रूप में यूज होता है। अगर हम मैनूर की बात करें तो मैनूर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट। इसमें पौधे के लिए जो न्यूट्रिएंट चाहिए वैसे न्यूट्रिएंट इसमें बहुत ही कम होती है। मतलब इसमें प्लांट न्यूट्रिएंट होती है मगर उसकी मात्रा बहुत ही कम होती है। हम लोगों ने फर्टिलाइज़र और मैनूर के बीच में डिफरेंस को देखें, ठीक है। तो टेबल 1.1 गिव्स द डिफरेंसेस बिटवीन ए फर्टिलाइज़र एंड मैन्यूर। यानी कह सकते हैं टेबल 1.1 में एक फर्टिलाइज़र और मैन्यूर के बीच में क्या डिफरेंस होती है उसकी चर्चा की गई है। आगे देखिए, एडवांटेज ऑफ मैन्यूर। मैन्यूर से क्या हमें लाभ होती है, इनसे क्या फ़ायदे हैं वो देखिए। द ऑर्गेनिक मैन्यूर इज़ कॉन्सिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइज़र। ऐसा समझा जाता है या ऐसा होता है कि जो ऑर्गेनिक मैन्यूर होती है, जो जैविक खाद जो होती है, जो खेतों में तैयार होता है, उसकी हम कंपेयर करें फर्टिलाइज़र से तो ये अच्छा है। और वो किस किस प्रकार से अच्छा है तो आइए समझते हैं। दिस इज़ बिकॉज, वो देखिए रीज़न देखिए, इट इन्हेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। सबसे पहली अच्छी बात यह है कि मैन्यूर के मिलाने से मिट्टी में जो पानी धारण करने की जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। दूसरी पॉइंट की अगर बात करें तो इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स ईजी। देखिए ध्यान से, इट मेक्स द सॉइल पोरस, ये मिट्टी को भुरभुरा बनाती है, ढीला ढाला बनाती है। मतलब छिद्रित, उसमें ढीले ढाले, मतलब क्या बोल सकते हैं, पोर्स, मतलब छिद्र रूप में भुरभुरा बनाता है। ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स इजी, जिस कारण क्या होता है पौधे को जड़ के द्वारा ऑक्सीजन लेने में, रेस्पिरेशन करने में, मतलब पौधे की जड़ों को ऑक्सीजन आसानी से मिल जाता है। यानी कह सकते हैं गैस का एक्सचेंज बहुत ही आसानी से हो जाता है मिट्टी के पोरस होने से। आगे देखिए, इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। मैन्यूर के मिलाने से क्या होता है कि वैसे माइक्रोब जो हमारे लिए लाभकारी होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, उनकी संख्या बढ़ने लगती है। और आगे अगर हम पॉइंट की बात करें तो इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। ये मिट्टी की टेक्सचर यानी कि बनावट जो होती है उसको सुधार लाती है। यानी मैन्यूर मिट्टी के टेक्सचर को भी सुधारता है। जो हम लोग समझेंगे वो है इरिगेशन यानी कि सिंचाई। तो देखिए, इरिगेशन में क्या करते हैं ना, पौधे को पानी दिया जाता है। तो देखिए, ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। जितने भी जीवित प्राणी होते हैं उसे जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वाटर यानी पानी जो होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है उचित ग्रोथ के लिए, सही वृद्धि के लिए, सही विकास के लिए भी। मतलब प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, उचित विकास के लिए, उचित वृद्धि के लिए, ताकि उसका ग्रोथ अच्छी हो सके, इसके लिए पानी की आवश्यकता होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट है, मतलब वाटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्रॉपर ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स।
पानी को पौधे की जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है। Along with water, minerals and fertilizers are also absorbed. देखिए, जिस समय पौधे अपनी जड़ की सहायता से पानी को एब्जॉर्ब करता है तो पानी के साथ साथ मिनरल्स और फर्टिलाइजर को भी एब्जॉर्ब कर ली जाती है। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। अगर हम पौधे में बात करें तो उसमें लगभग 90% वाटर होता है। वाटर इज एसेंशियल because germination of seed does not takes place under the dry conditions. देखिए, वाटर जो होता है वो एसेंशियल है बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस, क्योंकि बिना पानी का, बिना वाटर का सीड का जर्मिनेशन नहीं हो सकता है, सीड अंकुरित नहीं हो सकता है। अगर ड्राई कंडीशन रहेगा, अगर उसको वाटर नहीं मिलेगा तो सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। न्यूट्रिएंट्स dissolve in water are transported to each part of the plant. न्यूट्रिएंट्स जो पानी में घुले होते हैं और वो पानी के साथ पौधे के सभी हिस्सों में यानी अलग अलग हिस्सों में न्यूट्रिएंट पहुंच जाता है। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट। वाटर जो होता है फसल को दो चीज़ों से भी फिर बचाता है, एक तो है फ्रॉस्ट और दूसरा है हॉट एयर करंट। मतलब पाला से और गर्म जो हवाएं चलती हैं, गर्म हवा, उससे भी पौधे को बचाता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, फील्ड हैव टू बी वाटर रेगुलरली। देखिए, अगर हम समझते हैं कि मिट्टी में मॉइस्चर को बनी रहे जिससे कि पौधे हेल्दी ग्रोथ करें, इसलिए खेतों पे हमें क्या करना पड़ता है, नियमित रूप से रेगुलरली वाटर करना पड़ता है, यानी सिंचाई करना पड़ता है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल, निश्चित समय में एक नियमित समय पर हम जो पानी देते हैं फसल को, तो इससे हम इरिगेशन कही जाती है। मतलब सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। देखिए, किस समय पानी देना है, कितना देना है, कितनी मात्रा में देना है, वो निर्भर करता है कौन सा फसल है, यानी कि क्रॉप पर डिपेंड करता है कि हमें कितने समय पर और कितनी बार पानी देना है, यानी कि वेरीज करता है क्रॉप में। साथ ही साथ सॉइल टू सॉइल, जी हाँ, मिट्टी कैसी है मिट्टी पर भी निर्भर करता है। और साथ ही साथ सीजन टू सीजन, ऋतु पर भी, सीजन पर भी निर्भर करता है। इन समर, अगर हम गर्मियों में बात करें, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर। जी हाँ, दूसरे सीजन की तुलना में अगर हम समर की बात करें तो समर में क्या होता है, हमें नियमित रूप से पानी तो देना ही पड़ता है, मगर इसकी फ्रीक्वेंसी अधिक, मतलब जल्दी जल्दी पानी देना पड़ता है। व्हाई इज इट सो, ऐसा क्यों होता है? कुड इट टू बी ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स। क्या पानी का जो इवेपोरेशन बढ़ने की जो रेट होती है मिट्टी से और पत्ती से, क्या बढ़ जाती है? जी हाँ, समर में क्या होता है कि जो पानी का इवेपोरेशन बढ़ने की जो रेट होती है मिट्टी से और लीव्स में बढ़ जाती है। यही वजह है कि गर्मियों के समय में हमें बहुत जल्दी जल्दी पानी देना पड़ता है क्रॉप को। देखिए, बूझो कुछ बोल रहा है तो समझते हैं वो क्या बोल रहा है। I am very careful this year about the watering the plant. मैं इस साल पौधे को सिंचाई करने में बहुत ही सावधान रहूँगा। Last summer my plants dry up and died. पिछले साल क्या हुआ था, पिछले समर को उसकी जो पौधे जो थी वो सूख गई थी और मर गई थी। इसलिए बूझो कहता है कि मैं इस साल बहुत ही केयरफुल रहूँगा, बहुत ही सावधान रहूँगा। अब देखिए, सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, सिंचाई करने के स्रोत क्या हैं, किस चीज़ से सिंचाई होती है? तो देखिए, द सोर्सेस ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर, इरिगेशन के लिए जो पानी की जो स्रोत होती हैं वो हैं वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स,
लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनल्स। ये कुछ सोर्स हैं जिसकी सहायता से क्रॉप का इरिगेशन किया जाता है। अब हम लोग समझेंगे ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, मतलब परंपरागत तरीकाएं, सिंचाई की परंपरागत तरीकाएं जो प्राचीन समय से आ रहे हैं उन तरीकाओं के बारे में समझेंगे। तो देखिए, द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड। देखिए, खेतों को सिंचाई करने के लिए, पानी देने के लिए अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से पानी को उठाया जाता है। कहाँ से? न वेल से, लेक से और कैनल से। कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दीज मेथड। इन प्रकार के तरीकाओं में पशुओं को और मनुष्य की परिश्रम का प्रयोग किया जाता है। इसमें होता क्या है कि दीज मेथड आर चीपर, इसलिए ये तरीका जो होता है वो सस्ता होता है, ठीक है, बट लेस इफिशिएंट, किंतु उतनी कुशल नहीं होती। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, तो वो कुछ जो तरीकाएं हैं, ट्रेडिशनल वेज हैं, उनके नाम हम ले रहे हैं। तो देखिए, पहला आता है मोट, जिसे कहते हैं पुली सिस्टम। यहाँ चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए कुएं में एक पुली लगी हुई है, इसमें रस्सी से खींचा जाता है और पानी को उठाया जाता है। दूसरा आता है चेन सिस्टम, यानी कि चेन पंप जिसको बोलते हैं। तो देखिए चेन पंप यहाँ पर लगी हुई, देखिए ये है चेन पंप, इसमें चेन की सहायता यूज होता है, इसलिए इसका नाम दिया गया है चेन पंप। अगर हम तीसरी बात करें तो वो तरीका है हमारा ढेकली, ठीक है, ये देखिए क्या है न, ढेकली है। इसमें क्या होता है कि देखिए एक बड़े से लकड़ी की लॉग होती है और देखिए एक साइड में यहाँ पर देखिए पत्थर बांध दी जाती है बड़ी सी, और दूसरे हिस्से से पानी को उठाया जाता है। चौथा तरीका है वो है रहट। वो देखिए रहट को जिसको कहते हैं लीवर सिस्टम। रहट में क्या होते हैं कि जिसमें पशु को बांध के घुमाया जाता है और उनके सहायता से पानी को उठाया जाता है। तो ये था कुछ हम लोग के ट्रेडिशनल तरीकाएं, मेथड, जिसमें पानी के स्रोत से, वाटर के स्रोत से उठाया जाता है। पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। पानी को उठाने के लिए सामान्य रूप से पंप का प्रयोग किया जाता है, जिसे वाटर पंप भी बोलते हैं, शॉर्ट में पंप। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू रन दिस पंप। देखिए इन पंप को चलाने के लिए डीजल का प्रयोग होता है, बायोगैस का प्रयोग होता है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग होता है और सोलर एनर्जी का प्रयोग होता है। यानी कि ये कुछ विभिन्न तरीकाएं हैं जिसके द्वारा पंप को चलाया जाता है और पानी को उठाया जाता है। अब जो हम लोग सीखेंगे वो हैं मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, यानी कि सिंचाई के आधुनिक तरीके जिन्हें आज अपनाई जा रही हैं। तो देखिए, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। आधुनिक तरीके से जो सिंचाई करने से हमारी क्या मदद होती है, इसमें वाटर जो होती है इकोनॉमिकली यूज़ होता है, मतलब इसमें पानी वेस्ट नहीं होता है, बेकार नहीं जाता है। द मेन मेथड्स यूज्ड आर एस फॉलो। जो मुख्य तरीकाएं इसमें अपनाई जाती है मॉडर्न मेथड में वो इस प्रकार है। तो पहला क्या है न, पहला है हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम। तो देखिए स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, इस सिस्टम में किस प्रकार से सिंचाई की जाती है। तो देखिए, दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड। तो सबसे पहली बात बताना चाहेंगे कि स्प्रिंकलर सिस्टम में ऐसे ज़मीन पे प्रयोग किया जाता है कि जो अनइवन होती है, जो समतल नहीं होती है, और साथ ही साथ वेयर सफिशियंट वाटर इज नॉट अवेलेबल, और जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पानी भी उपलब्ध नहीं होती है, वहाँ पर स्प्रिंकलर सिस्टम बहुत ही कुशल हैं, कारगर हैं।
द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल ऑन टॉप। देखिए इस प्रकार के सिस्टम में क्या होती है न, परपेंडिकुलर पाइप लगी होती है, जैसा कि दिखाना चाहेंगे। ये देखिए ये परपेंडिकुलर पाइप लगी होती है, उठे उठे परपेंडिकुलर पाइप। और हर पाइप के ऊपर में टॉप में नोजल लगी होती है, घूमने वाली नोजल लगी होती है। और ये जो उठे हुए पाइप जो होते हैं वो आर जॉइन टू द मेन पाइप लाइन। तो देखिए नीचे जो जमीन पे बिठाई गई है वो मेन पाइप लाइन है, इससे जुड़ी होती है। और वो भी कैसा ना, रेगुलर इंटरवल, एक निश्चित निश्चित इंटरवल में जुड़ी होती है, एक निश्चित निश्चित दूरी पे जुड़ी होती है। When water is allowed to flow through the main pipe, जब पानी को मेन पाइप में प्रेशर के साथ भेजा जाता है, ठीक है, पंप की सहायता से, हेल्प ऑफ ए पंप, जब पंप की सहायता से प्रेशर के साथ पानी को मेन पाइप में भेजा जाता है, तब क्या होता है ना, इट एस्केप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल, तो वो घूमने वाले नोजल से पानी बाहर आता है। इट गेट्स अ स्प्रिंकल ऑन द क्रॉप, और उसके बाद ये पानी का छिड़काव करता है फसल पर, और इस प्रकार पानी निकलता है यहाँ से जैसे मानो एज इट इज रैनिंग, एज इफ इट इज रैनिंग, जैसे मानो कि ये बारिश हो रही हो। A sprinkler is very useful for lawns, coffee plantation and several other crops. देखिए स्प्रिंकलर सिस्टम जो होती है वो लॉन्स के लिए, कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए और अन्य प्रकार के फसलों के लिए ये यूज़फुल होता है। तो ये था हम लोग का स्प्रिंकलर सिस्टम। अब हम लोग दूसरे सिस्टम के बारे में समझेंगे जिनका नाम है ड्रिप सिस्टम। तो समझते हैं ड्रिप सिस्टम क्या है। इन दिस सिस्टम the water falls drop by drop directly near the roots। इस प्रकार के सिस्टम में क्या होती है, पानी जो होता है सीधे बूंद बूंद करके फसल के जड़ के पास, पौधे के जड़ के पास गिरता है। सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, इसीलिए इसको कहते हैं ड्रिप सिस्टम, क्योंकि ये ड्रॉप ड्रॉप करके पानी गिरता है। इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट, गार्डन्स एंड ट्रीज। देखिए ये जो सिस्टम है, ये टेक्निक जो है बहुत अच्छा है सिंचाई करने के लिए, फलदार पौधे के लिए, बगीचों के पौधे के लिए, बगीचों के पेड़ों के लिए। वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल, क्योंकि इसमें कुल मिलाकर देखा जाए ना, इसमें पानी बेकार ही नहीं जाता, क्योंकि वो सीधे पौधे के जड़ के पास जाता है। इट इज़ ए बून इन रीजन वेयर एबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर। तो कह सकते हैं जहाँ पानी बहुत ही कम है वहाँ पर ये जो तकनीक जो ये तरीका एक वरदान की तरह है।